अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स कोर्स अकेडमी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और प्याज फेलोशिप के कंबाइंड सेशन में आपको खुश आमदीद। तो कल हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। हम मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब आप मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ती हैं तो फिर जाहिर है कि वहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल का जिक्र होता है। तो कल हमने डाया पैरा हमने ये कर लिए थे। तो आज हमने करने थे पैरो मैग्नेटिक मटीरियल। सबसे पहले मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दूं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होती हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होती हैं जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्शन किया जाता है उस इंटरेक्शन की बेस पर हम मैग्नेटिक मटेरियल को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डाया, फिर पैरा और फिर आता है फेरो। इस बेस पर ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो मटेरियल्स हैं ये किस तरह बिहेव करती हैं, किस तरह उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। आवाज मेरी नहीं आ रही? बता दें, आवाज आ रही है मेरी? बताना कोई ना कि बच्चा जो है ना ये नोटेशन को यूज कर लेता है। अदनान, हाँ आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू है या आपके वो माइक में या स्पीकर में इशू होगा? ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि तमाम जो मटेरियल्स हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। देखिए ये एटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो सारे एटम्स हैं ये इट सेल्फ क्या है, ये इट सेल्फ मैग्नेट है। ये एटम है, ये भी मैग्नेट है, ये एटम मैग्नेट है, ये एटम मैग्नेट है, यानी कि हर एटम क्या होता है, मैग्नेट होता है। तो यहाँ पर अभी हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया। तो जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया तो तब जो एटम्स की ओरिएंटेशन है अब हम इनको क्या बोलेंगे, अब हम इनको मैग्नेट्स बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो टाइनी मैग्नेट्स हैं जिनका इनकी डायरेक्शन आप देख लें इस तरह है। और ये इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। इन केस ऑफ डाया मैग्नेटिक मटीरियल, डाया मैग्नेटिक फील्ड के केस में एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देती हैं जब फील्ड हम अप्लाई नहीं करते। तो एज अ रिजल्ट हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें जीरो मिलेगा। फिर हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है और इनकी अलाइनमेंट क्या, और इनकी अलाइनमेंट राइट की तरफ है और हमने जो फील्ड को अप्लाई किया वो लेफ्ट की तरफ अप्लाई किया है। तो यानी कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो मैग्नेट्स हैं वो अपने आप को इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अपने आप को क्या करती हैं, अपने आप को अलाइन करती हैं। तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं मिलेगा। तो पेपर में हमसे क्यों आ सकता है कि स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज कौन होती हैं, वीकली मैग्नेटाइज कौन होती है। तो उसका आंसर होगा जो वीकली मैग्नेटाइज होती हैं वो कौन होती हैं, वो डाया मैग्नेटिक मटीरियल होती हैं। क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड भी नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं देते और इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड भी ये नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं देते। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड कर दो तो ये अपने आप को डाउनवर्ड या अपने आप को लाइन कर देंगे। अगर आप फील्ड के डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दें तो ये अपने आप को अपवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर आ जाती है पैरा मैग्नेटिक मटीरियल। दूसरी टाइप कौन सी है, पैरा मैग्नेटिक मटीरियल की। ये क्या करती हैं, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। डाया क्या कर रहे थे, डाया इन द एब्सेंस ऑफ वो इन द अपोजिट डायरेक्शन अपने आप को अलाइन करती हैं और जो पैर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपने आप को अलाइन करती हैं। तो फर्क क्या है, डाया में जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। फिर जुमलों को गौर से ध्यान से सुनिएगा। डाया में जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया था एक्सटर्नल फील्ड तब भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया
तब भी डायमैग्नेटिक फील्ड के केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 0 होगा। पैरा के केस में, पैरा के केस में भी इन द अब्सेंस ऑफ फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन जब आप फील्ड अप्लाई करती हैं तो ये अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो अपने आप को अलाइन करती हैं, तो लिहाजा यहाँ पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ये आपको ना यहाँ पर देखिए जितने भी एटम्स थे यहाँ पर वो दिखा रहे कि सारे के सारे एटम्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है कि 100% अलाइनमेंट हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली 100% अलाइनमेंट कभी भी नहीं होती। तो इसलिए पैरा के केस में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सही हो गया? यहाँ तक भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फिर आपने याद रखना है, इफ टू इलेक्ट्रॉन्स are present in the outermost shell, then the substance is diamagnetic। अगर जो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं। वो क्या देते हैं? वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं। अगर किसी एटम के शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा बिहेवियर देंगे? वो देंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देंगे। सर वाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव नॉट सेम स्पिन, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। वो कहता है कि टोटल आपके क्वांटम नंबर होती है 4, तो 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकती हैं, लेकिन चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर जो मोस्टली जो स्पिन जो क्वांटम नंबर वेरी करता है ना, वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है। एक की जो स्टेट है ना, उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब ये बड़ा डिटेल वाला टॉपिक है पर, तो ये क्वांटम में हम इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इस पे ना पूरा लेक्चर मैं आपको दूंगा। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अभी इस पे आप फोकस करें, क्योंकि ये वाला जो आपने सवाल किया बहुत कंसेप्चुअल है, तो इसका आंसर भी बहुत कंसेप्चुअल है। आपको इसका आंसर आपको समझने के लिए ना आपको पहले क्वांटम की बेसिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है? जब हम एक सीक्वेंस पर चलेंगे ना क्वांटम की बेसिक्स को लेकर, फिर आपको पता चलेगा क्वांटम नंबर क्या होती हैं, क्वांटम नंबर वो स्पिन क्वांटम नंबर क्यों वजूद में आया, दूसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे आता है, उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे आता है, तो एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किस तरह ये क्यों आती हैं, तो एनर्जी शैली क्या होता है, एनर्जी स्टेट्स क्या होती हैं, शैली क्या होता है, सब शैल क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, इनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी होती है, किस रूल को फॉलो करती हैं, ये सारी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। फिर जाकर आप इस सवाल का जवाब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक हो गया? अभी मैं आपको सवाल आप देर में आया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मटेरियल डाया देती हैं बिहेवियर, कौन से पैरा देती हैं और कौन से पैरो देती हैं। तो मैंने आपको उसका आंसर दे दिया कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डाया देंगे, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या देंगे? वो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर अपने आप को देंगे। इसके जो नोट्स है ना, मैंने आपको कल भी बोला था कि मुझे याद करवाइएगा, तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, इतने पढ़ाकू हैं, किसी स्टूडेंट ने मुझे याद नहीं करवाया नोट्स का। तो अभी आज फिर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे सुबह नोट्स का रिमाइंडर दीजिएगा। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये द फॉर्म ऑफ नोट्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। सही है? टू ओनली आर जी वन नंबर पानूर, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर किसी शहर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन वाला जो केस होता है, हाँ, ये इवन रोल आता है इसमें, दाया में इवन रोल आता है। ठीक है? दाया में इवन रोल और पैरा में ऑड रोल। तीसरे आ जाते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। इन सब मटेरियल, अब देखें
जो डाया थे और पैरा थे, उनकी नेचर और थी। वहां पर हम बात कर रहे थे उनके आउटर मोस्ट में अगर इवन रूल है तो वो डाया देंगे, अगर ऑड रूल है तो वो पैरा देंगे। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इनके अंदर डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स वो रीजन होती हैं जिनके अंदर एटम्स की जो अलाइनमेंट है वो सेम होती है। जैसे यहाँ पर आप देख लें कि ये एक रीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 रीजन है। लेकिन एक रीजन के अंदर आपको अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में मिलेगी, दूसरे से मुख्तलिफ होगी, लेकिन अपने आप के अंदर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन सेम होगी। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनसे आप परमानेंट जो मैग्नेट आप बनाते हैं ना, वो आप इनसे परमानेंट मैग्नेट आप इससे बनाते हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि इनके अंदर डोमेन्स कैसे क्रिएट होती हैं। डाया के अंदर डोमेन्स क्रिएट क्यों नहीं होती, या वो पैरा के अंदर डोमेन्स क्रिएट क्यों नहीं होती। इसकी एग्जांपल कोई बता सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, ये पेपर में आई होती है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एग्जांपल बताएं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। पैरा की भी आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए, डाया की भी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, और फेरो की भी एग्जांपल बहुत सारे पेपर में पूछी जाती है। ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है कॉपर, हीलियम। पैरा की एग्जांपल है सोडियम, एल्यूमिनियम। और फेरो की एग्जांपल है आयरन, निकल, कोबाल्ट, फेमस है। बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, वाटर, ये सारे कौन से हैं? ये सारे पैरा मैग्नेट, ये सारे डायामैग्नेटिक मटेरियल है। पैरा में क्या आ जाती हैं? आपके रेयर अर्थ है वो मटेरियल आ जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, जैसे कि टेंटेलम, लिथियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके पैरा हैं। ये नोट में आपको मिल जाएंगे, जो सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये सारी बात आपको नोट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट यहाँ पर वैसे बातें लिखी नहीं हुई, मैं आपको बता देता हूँ वैसे, आपका जो कंसेप्ट उसको अच्छा करने के लिए। पैरा के लिए ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हम पर, ऑड 1, 3, 5, 7। तो ये एक थ्योरी है, काफी फेमस है। ये कहती है कि यहाँ पर जो डोमेन है वो क्रिएट क्यों होती हैं। तो इसका आंसर ये है। एक और बात है, फेरो के अंदर परमानेंट डाईपोल मौजूद होती हैं, परमानेंट मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट मौजूद होगा। डाया में भी नो परमानेंट मैग्नेटिक डाईपोल, पैरा में भी नो परमानेंट मैग्नेटिक डाईपोल, लेकिन फेरो के अंदर परमानेंट मैग्नेटिक डाईपोल मौजूद होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। अब जो नोट मिल नहीं रहे जहाँ पर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था, तो मैं ढूंढ रहा था साथ साथ। तो अगर अभी नहीं मिलते तो फिर मैं ढूंढ देना, या जब हम थोड़े से अपनी स्टार्ट करेंगे ना, तो तब हम इस 3 चीज़ों को डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी वैसे आपका ये डिटेल में टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल था कि आपको यहाँ पर ना मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ।
लेकिन वो जो नोट था जहाँ पे मैं सारा डिटेल से लिखा हुआ था वो अभी मुझे मिल नहीं रहे। लेकिन वो फिर ना जब हम सॉलिड पढ़ लेंगे तो कुछ तो फिर आप उसको करा देंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं दीज मटीरियल आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। मैं कल भी आपको बताया था, जो मैं हाईलाइट करूंगा चीजें सिर्फ आपने वो करनी है। इन एवरी unmagnetized ferromagnetic material, the atoms form domains inside the material. Different domains, however, have different direction of magnetic moment. या मैंने आपको बता दिया है। And as material remain unmagnetized, on applying an external magnetic field, these domains are rotate and align in the direction of the magnetic field. देखिए पहले जितने भी दोनों केस हमने पढ़े थे वहां पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती है ना तो उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो और इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है लेकिन वो छोटी मिलती है। लेकिन फेरो के अंदर आपको बड़ी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर मैग्नेटिज्म बिहेवियर मौजूद था। तो जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो और इंक्रीज कर गया। तो इसलिए सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। और इन्हीं मटेरियल से आप क्या बनाती हैं, आप परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, परमानेंट मैग्नेट आप इससे बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूरी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ हम बेसिक्स पढ़ नहीं है, हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि अभी हम ऐसा जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे थे। तो मेरा दिल था कि मैं आपको यहीं पे सारे इसकी डिटेल बता देता, लेकिन वो मुझे नोट्स नहीं मिले। तो इसलिए वो जो डिटेल वाला जो ना इनकी जो डेप्थ है वो फिर जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तभी हम कर लेंगे। अभी हम ना बेसिक्स के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि अब जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो अमारत है वो बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत अमारत तामीर हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि एडवांस से जाने से पहले आपको अपनी जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बच्चे क्या करती हैं, बच्चों को बड़ा शौक होता है डायरेक्ट एमएससी पढ़ने का। डायरेक्ट एमएससी पढ़ने से आपको फायदा कोई नहीं होता जब तक आपकी एफएससी बहुत अच्छी नहीं ना होती। एफएससी में बहुत सारे कंसेप्ट मौजूद हैं, और इन रियलिटी जो है ना अभी हम एफएससी और बीएससी दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एमएलएल फिजिक्स कर रहे हैं ना, ये एफएससी और बीएससी दोनों के लिए यूजफुल है। तो आप इसी तरह समझे, अभी हम सिर्फ एफएससी और बीएससी कर रही हैं। तो जब हम एमएससी में जाएंगे वहां पर मैं बताऊंगा कि इनके अंदर डोमेन क्यों क्रिएट होती हैं, ठीक है। ये पूरा ना डिटेल से टॉपिक्स है, इन्हें इन पर एक एक लेक्चर टॉपिक पे आपका पूरा पूरा लेक्चर आपका होगा। तो अभी हम बेसिक्स के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी लॉ, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो कल मैंने बताया भी था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, कोई बता सकता है? सिंपल वर्डिंग में पूछ रहा हूँ कि मैं आपको डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। सिंपल वर्डिंग में आपसे पूछ रहा हूँ कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है। बोल के साहब या किसी ने रिवाइज ही नहीं किया या रिकॉर्डिंग लेक्चर सुना ही नहीं है। किसी बंदे ने वैसे रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं सुना। एक या दो स्टूडेंट ने बस रिकॉर्डिंग को ओपन की है, इसके अलावा किसी स्टूडेंट सर, ने मेरे ख्याल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है। ससेप्टिबिलिटी हमें बताती है कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कितना स्ट्रॉन्ग है। जितनी ही उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी उतना उसका मैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी उतना उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम होगा। आपने पढ़ा था कि जो मैग्नेट उनको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। वो तरीके आपको पता है कि एक मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट है, उसको आप डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकती हैं, तरीके आपको पता है? आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे कि अगर वो आपसे बोले कि ये मैग्नेट पड़ा हुआ है
इसको मैंने डीमैग्नेटाइज करना चाहता हूँ, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? इस तरह के सवाल इंटरव्यू में बड़े पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं ना, तो इंटरव्यू वाला वो चीज़ों बड़ा उन चीज़ों को बड़ा पकड़ता है। हमारा दिल ये होता है कि जब हमने इंटरव्यू में जाना है तो हमसे इतने एडवांस लेवल के सवाल करने हैं, लेकिन वो आपको घुमा घुमा के वो आपसे क्वेश्चन पूछना है। एक हो गया टेम्परेचर, तो मैग्नेटिक डोमेन डिसअलाइन कैसी होगी, वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपका। हाँ जी, मानूर ने भी सही आंसर दिया है, और टेम्परेचर वाले ने जिन्होंने बताया वो भी सही आंसर दिया है, दरमियान ने और मानूर ने। तो टेम्परेचर अगर आप देंगे तो उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर कम हो जाता है। अगर आप उसको तोड़ेंगे, हैमरिंग करेंगे, हथौड़ा ऊपर मारेंगे, तो तब उसके जो मैग्नेटिक मटेरियल उसका कम हो जाएगा। तो क्यूरी लॉ क्या कहता है? क्यूरी लॉ कहता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाएंगी। अब देखें, फेरो में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, आपने टेम्परेचर दिया, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम, और दिया और कम, और दिया और कम। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो रही हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर फेरो की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो किसके इक्वल हो जाती हैं? वो पैरा मैग्नेटिक मटीरियल के इक्वल हो जाती हैं, यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटीरियल पैरा बन जाती हैं। उस टेम्परेचर को आप देखते हैं, कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और उस लॉ को क्या कहते हैं? उस लॉ को आप क्यूरी लॉ कहती हैं। क्लियर? On increasing the temperature, the magnetic susceptibility of paramagnetic material decreases and vice versa. अगर आप कम करें तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी, ज्यादा करेंगे तो डिक्रीज होगी। The magnetic susceptibility of paramagnetic substance does not change according to Curie law. तो क्या क्यूरी लॉ क्या कहता है? क्यूरी लॉ कहता है the magnetic susceptibility of paramagnetic substance does not change according to Curie law. ये इसने लाइन आई थिंक गलत लिखी हुई है, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, द टेम्परेचर above which a paramagnetic material behaves like a paramagnetic material called it is defined as Curie temperature. अगर उसके बाद ठीक मान ली जाए तो फिर वो पैरा में तो कन्वर्ट होगा नहीं ना। जी अंबर मैम से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वो आपको शेयर कर देंगे। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ये पेपर में भी आई हुई थी डेफिनेशन, जो 2022 में पंजाब में एग्जाम हुआ था ना, पंजाब पब्लिक सर्विस का, उसमें ये सवाल आया था, टेम्परेचर की वैल्यू पूछी जाती है कि निकल का जो क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, तो इनकी वैल्यूज भी आपने याद रखनी है। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्यूरी टेम्परेचर इतना होता है। और भी आप जितने फेमस है ना, तो वो आप नजर मारते रहिएगा कि उनकी क्यूरी टेम्परेचर कितनी होती है। At this temperature, the paramagnetism of the substance suddenly vanishes. अच्छा, वो फिर ये कह रहा है कि क्यूरी टेम्परेचर जब तक अटेन नहीं ना होगा, ये जो लाइन लिखी है ना कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब ये है कि जब तक क्यूरी टेम्परेचर अटेन नहीं ना होगा, जो पैर है उसका जो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है ना, इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कॉन्स्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका क्यूरी टेम्परेचर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर उसने बताया भी हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्यूरी टेम्परेचर ये है, और निकल का 358 है, और
आयरन क्या है 770 डिग्री से। तो जैसे ही ये टेम्परेचर आता है ना तो सडनली उसकी जो है ना फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। तो ये जो ग्राफ है ना, ये क्यूरी टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर का है। और ये जो लॉ है ना, ये क्यूरी टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर का है। ये क्यूरी टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर तक इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरों की कांस्टेंट रहेगी, और जो पैर है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और क्यूरी टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर जब हो जाएगा तो पैरो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरो पैरा में कन्वर्ट हो गया। तो उसके जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अब किस तरह हो जाएगी, जैसे कि पैरा की होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्टैरिसीस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जितनी बेसिक यहाँ पर लिखी है उतनी हम कर लेते हैं। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल बाय रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने रिमूव कर दिया। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सम डोमेन रिमेन अलाइंड इन द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हिच रिजल्ट इन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। वो कह रहे हैं कि जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो उसकी ये सिचुएशन थी, फिर आपने फील्ड अप्लाई किया तो उनकी ये सिचुएशन होगी। तो जब आपने फील्ड को रिमूव किया, एक्सटर्नल फील्ड को, होना तो ये चाहिए कि ये सारे के सारे इस शक्ल में वापस आ जाएं। लेकिन वो कहते हैं ऐसा होता नहीं है, कि जब वो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिन्होंने वो अपने आप को जो अलाइन कर ली है, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं जाते। तो इसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, दोनों अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है जनान। ये बात ना फर्क वाजे करने के लिए वो कहीं पर बी यूज कर लेता है, कहीं पर एच यूज कर लेता है फार्मूले में, वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, दोनों अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ही होती हैं। टी को आप जनरल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकती है ना, लेकिन जो एच है वो मोस्टली वो हमेशा वो ना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में लिया जाता है। जहाँ पर एच आ जाए ना, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। जहाँ पर दो भी आ जाए ना अदनान, तो वहां पर उनको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर हम एक एच यूज कर लेते हैं और दूसरा फिर बी यूज कर लेते हैं। ये जो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आए, इसको क्या कहते हैं, इसको हिस्टैरिसीस कहती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहती है, हिस्टैरिसीस। द लैक ऑफ रीट्रेसेबिलिटी, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना आना, इसको क्या कहती हैं, इसको हिस्टैरिसीस कहती हैं। और जो कर्व है इसको क्या कहती है, इसको हिस्टैरिसीस लूप कहती हैं। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ती हैं। रिटेंटिविटी क्या होता है, व्हेन एच इज रिड्यूस्ड। अब देखें, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है। ये कर्व यहाँ से शुरू हो रही है। तो जब आपने वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किया तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, इसने अपने आप को वो अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दिया। तो वो कह रहे हैं व्हेन एच इज रिड्यूस्ड, आपने एच को कम कर दिया। आई रिड्यूस्ड इज बट इज नॉट जीरो व्हेन एच इज इक्वल टू जीरो। ये देखें, आपने जब इसको रिड्यूस किया तो जो आई है, इसका जो मैग्नेटिज्म बिहेवियर वो क्या होता है, वो कम होना शुरू हो गया। होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहता बल्कि ऊपर चला जाता है। यहाँ पर अगर ओरिजिन पे वापस आ जाता तो उसका जो उसने मैग्नेटिज्म को गेन किया था वो सारी की सारी लॉस हो जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कि क्योंकि जो ग्राफ है वो यहाँ पर एंड होता है। इसका मतलब है जो उसने मैग्नेटिज्म गेन की थी वो सारी की सारी उसने रिमूव नहीं की। कुछ मैग्नेटिज्म उसके पास मौजूद, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिटेंटिविटी बोलती हैं। रिटेंशन से ये निकला है कि जितनी, जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करती हैं तो फिर भी उसके अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर मौजूद होता है जो उसने गेन किया था उसको क्या बोलते हैं, उसको आप रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्लियर। और ये ग्राफ पर आपको कहाँ से शो कर रहा है, ओ सी से। ये वाली बात है कि पहले यहाँ पर था तो काम होते होते वो यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। अब लेक्चर का टाइम भी 2 मिनट रह गया है, तो पता नहीं ये कंप्लीट हो पाए या ना। आप ऐसे करें,
मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ। 8:50 पर आपकी दूसरी क्लास होगी, ठीक है। आज मैंने ये चैप्टर खत्म करना ही करना है, तो इसलिए ना 8:50 पर मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगा। तो इसी लिंक पे वैसे आपने दोबारा ज्वाइन करना है। 8:50 पर हमारा सेकंड क्लास होगी, जिसको हम मजीद डिटेल से पढ़ती है का रिपोर्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। 10 मिनट के बाद आपकी दोबारा क्लास होगी, तब तक आपको ये कुछ चीज़ खाने पीनी है तो खा पी आए। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो क्विज का फिर मैं आपको पूछ लूंगा कि कल क्विज देना है या कुछ दिनों बाद क्विज देना है। इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन करना है, लेकिन फिर भी मैं लिंक भेज दूंगा।